तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, और मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड एक वन शॉट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं। उस वीडियो का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप लोग इस पूरे चैप्टर का एक एक डिटेल को आप डिलीट करेंगे बिना स्किप के। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो मानव नेत्र है वो काम कैसे करता है। उस मानव नेत्र के अंदर क्या क्या ऐसी फीचर्स है जो हमें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले आप देख पाते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइन मैंने ऐसी बनाई हुई है, इसका नाम है आपका दृढ़पटल। क्या नाम है? दृढ़पटल। क्या नाम है? दृढ़पटल। अब दृढ़ से समझिए कि इसका कहने का सेम मीनिंग क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि यह आपके आँखों के ऊपर एक बाहरी आवरण है जो आपके आँखों को बाहरी आघातों से बचाएगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेयर बनाता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर का क्या है? डेड सेल है, और डेड सेल जिस तरह से हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक उसी तरह से दृढ़पटल का काम यह है कि यह हमारे आँखों की रक्षा करता है। अब चलिए, इसके ठीक पीछे ये लगभग पारदर्शी होता है। इसके ठीक पीछे जो आप ब्लैक डॉट से मैंने आपको गाढ़ा करके दिखाया हुआ है, यह है आपका रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। रक्तक पटल इसका नाम क्यों है? इसके पीछे इसलिए लगेगा कि आपके आंखों में ये जो सफ़ेद वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें बहुत सारी नसें होती है, ये लाल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है, और लाल रंग के हो जाने का इसका नाम है रक्तक पटल। ठीक है। और इसका काम बस ये है कि ये आँखों के संकुचन, मतलब आँखों के फैलाव को, इस सबको आसानी से चलाए और आपके आँखों के क्रियाविधि को अच्छे से कार्य करता है। और यह अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। मतलब कोई भी प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर इस रक्तक पटल की सहायता से बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। समझ में आया? चलिए, इसके पास आंखों के आगे की ओर एक उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है। ये दरअसल ये तो दृढ़पटल का पूरा भाग है। इसके आगे आपको एक उभरा हुआ भाग आपको ये दिख रहा है अपने आंखों में। ये देखिए, काला रंग आपको दिख रहा है। ये देखिएगा आंखों में। अब किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाला जो गाना है आपका, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही वो भाग है जिससे प्रकाश सर्वप्रथम हमारे आंखों के अंदर जाने की कोशिश करता है। फिर से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कॉर्निया, क्या देख रहे हैं? कॉर्निया। यह उभरा हुआ भाग जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और प्रकाश इसी कॉर्निया के द्वारा हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है, और कोई भी रास्ता इसके पास नहीं है। अब कॉर्निया के अंदर यहाँ पे बड़ा होता है, एक छोटा लिक्विड भरा होता है जिसका काम है लचीलापन बनाना। अब यहाँ पर कॉर्निया के ठीक अंदर आपको ये जो मैंने ऐसे लाइनिंग बनाई हुई है, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब देखिए, आंखों का जो रंग, दरअसल कॉर्निया के पास कोई भी अपना रंग नहीं होता है। कॉर्निया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ लेते हैं तो ट्रांसपेरेंट चीज़ का कोई कलर होता है? कौन सा कलर होता है ट्रांसपेरेंट चीज़ का? जैसे ट्रांसपेरेंट बैग लेते हैं तो उसका कोई कलर नहीं होता है। तो कॉर्निया का अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन ये जो हमारा आँख दिख रहा है आपको काले रंग का दिख रहा होगा। किसी को जो है आँख होता है वो नीले रंग का दिखाई देगा। किसी का आँख जो है भूरे रंग का, भूरा और काला आपने नॉर्मली अपने लाइफ में देखा है। तो यहाँ पे ये जो आइरिस जो मसल्स है ना, इस मसल्स के कलर के कारण, इस मसल्स के कलर के कारण ही जो होता है हमारा जो आँख होता है वो कैसा दिखाई देता है। जो रंग भी आप अपने आँखों में देखते हैं, चाहे काला देखते हैं चाहे भूरा देखते हैं, वो आइरिस के मदद से होता है। अब आइरिस के ठीक बीच में गैप है। दरअसल इसको हम लोग गैप बोलते हैं। अब आप अगर आपने भूरे आंखों को ध्यान से देखा होगा तो भूरे आंखों के ठीक बीच में आपको एक काला धब्बा जरूर दिखता होगा, या नीली आंखें देखें उसमें भी आपको काला धब्बा दिखेगा। अगर नहीं है तो आप अपने बगल में किसी भी बैठे हुए पर्सन के साथ, अगर जिसका आंख काला भी है तो काले भाग में भी एकदम काला भाग, जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जो ये गैप दिखता है, इसी गैप को नाम बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है?
पुतली। अब इसी पुतली की सहायता से हमारा आँख, हमारा जो प्रकाश है मानव नेत्र के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है। अभी तक आप नेत्र के बाहरी भाग में हैं, अब यहाँ से जो भी प्रकाश जाएगा वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये प्रवेश करता है। तो पुतली के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंस है। अब इस लेंस का जो आकार है वो लगभग गोलाकार होता है। इसमें मैंने लेंस को आपको बताने की कोशिश किया कि लेंस किस तरह से हमारा काम करता है। तो लेंस का ये जो भाग है वो लगभग गोलाकार होता है, पूरी तरह से गोलाकार नहीं मैं बोल सकता। यह होता है कुछ ऐसा और कुछ पूरी तरह से ऐसा, ठीक है। यह एक उत्तल लेंस होता है जो कि हमारे कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया होता है। अब उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, आप प्रकाश के चैप्टर में भी जानते ही हैं कि वो प्रकाश को मोड़ता है और प्रकाश को मोड़कर उसको सही जगह पर पहुंचाना है हमारे आंखों को। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि लेंस को मैंने एक छोटे छोटे ऐसे लाइनिंग से जोड़ा हुआ है। इसका नाम है आपका ये रहा पक्षमाभि पेशियां। क्या नाम है इसका? पक्षमाभि पेशियां। इनका काम क्या है कि ये आंखों के, देखिए दरअसल आप समझिए कि आपके आंख जो है वो एक आकार उसका फिक्स है। अगर ये इतनी बड़ी आंख अगर हमारे आंखों में है तो उतनी ही ना वो आंख बड़ी होती है ना ही आंख छोटी होती है, अगर कोई डिफेक्ट हमारे आंखों में नहीं है तो। बात समझ आ रहा है? ना आंख हमारी बड़ी होती है और ना ही हमारी आंख छोटी होती है। आप किसी भी वस्तु को देख रहे हो, चलिए एग्जाम्पल के लिए आप 1 किलोमीटर से आ रहे हो, बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो भी वो आंख आपका जो भी चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं हम रेटिना पर है। तो चाहे आप 1 किलोमीटर दूर की चीज़ को देख रहे हो, चाहे आप 5 किलोमीटर की दूर को देख रहे हो, चाहे बगल में बैठे हुए किसी को देख रहे हैं, सबका प्रतिबिंब या सबका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा रेटिना पे ही फॉर्म करता है, रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। तो आखिर लेंस सबको रेटिना में कैसे बनाएगा? तो होता क्या है, सपोज कर लीजिए कि यह आपका एक लेंस है और ये मेरा जो हाथ है वो एक सिलेरी मसल्स है। अब मैं इसको खींचूंगा तो देखिए पतला हो जाएगा। जैसे देखिए ये भी आपका मोटा ताजा है, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो लेंस क्या होगा? पतला हो गया। अब अगर आप खुद बताइए कि यदि लेंस पतला होगा और यदि लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरियां अलग अलग होंगी। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो यही वो पक्षमाभि पेशियां हैं जो लेंस के फोकस दूरी को लगातार बदलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लेंस के दूरी को लगातार बदलते रहते हैं, जिसके कारण हमारा लेंस एक मल्टीफोकी मतलब कई सारे फोकसों को लेकर चलता है। मतलब वस्तु के आधार पर हमारा जो लेंस होता है वो अपने फोकस को बदलता रहता है। और वो किसके कारण बदलता है? तो वो बदलता है सिर्फ और सिर्फ पक्षमाभि पेशियों के कारण या पक्षमाभि पेशियों के कारण। ठीक, समझ में आया? अब ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं काचाव द्रव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काचाव द्रव। अब काचाव द्रव का काम क्या है? देखिए दरअसल अब आप इंजन में क्या मोबिल डालते हैं, क्या काम है उसका? ताकि आपके जितने भी फंक्शन है वो सूखे नहीं और वो फंक्शन अच्छे से वर्क करे। तो यहाँ पर भी इसका काम यही है। ये लगभग पानी ही होता है, ये नमकीन पानी होता है। जैसे आंखों से जो आंसू निकलता है आपका, वो यही काचाव द्रव ही आपका रिस कर बाहर आता है। ये नमकीन होता है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.33 के अराउंड ही होता है। मतलब एज इट इज पानी ही है ये, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर जब प्रकाश जाता है और ये प्रकाश सीधे यहाँ से निकलकर रेटिना पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? रेटिना पहुँचता है। रेटिना हमारे मानव नेत्र का आंतरिक भाग है, सबसे आखिरी वाला वह भाग है जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा, क्या बताया? यह वह भाग है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी वीडियो के थ्रू, तो आप जो भी देख पा रहे हो आपके आंखों में जो जगह है, जो जहां पे बन रहा है, वह जगह नाम है बेटा रेटिना है। रेटिना क्या करता है? एक स्थान है आंखों में जहां पर हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब रेटिना पर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक का नाम है शंकु सेल और एक का नाम है बेलन सेल। इनका नाम शंकु सेल और बेलन सेल क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी आकार उस तरह की होती है। ठीक है, ये बेलन के आकार का होते हैं और ये शंकु के आकार। अब इन दोनों का रोल क्या है?
बेलन जो सेल है या बेलन जो कोशिकाएं हैं अंधेरे में हमको देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कभी लाइट आपके रात में चली गई होगी तो आप जो उस समय के आप सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी में आप लोगों का कलर बता सकते हैं, सिर्फ आप चेहरा पहचान सकते हैं, उतने क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, समझ सकते हैं कि नहीं कुछ हो रहा है या कोई आ रहा है, ये सब जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। तो ऐसे में जब अंधेरे में हम किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो रेटिना में उपस्थित बेलन सेल ही हमारी सहायता करते हैं, और जबकि शंकु सेल जो होते हैं वो उजाले में देखने में हमारी सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? उजाले में देखने में सहायता करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि अगर आपको नेत्र में कोई कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कलर देख रहे हैं, मतलब कोई रंग बिरंगा चीज देख रहे हैं, तो कौन सा प्रकाश, कौन सा सेल आपका काम कर रहा है? तो आपके लिए आंसर होगा शंकु। तो अगर आपके अंदर शंकु का सेल की कमी पाई जाएगी तो हमें आंखों में रंगों की पहचान करने में दिक्कत है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें हम कलर के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कलर में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, जिनको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब रेटिना पर भी एक ठीक बीच में एक बिंदु पाया जाता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। अब पीत बिंदु का काम क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पीत बिंदु का काम है कि रेटिना पर मध्य में जो बिंदु है और इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे ज्यादा स्पष्ट बनता है एचडी क्वालिटी का। अगर आप जैसे मान लीजिए दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसका चेहरा बता सकते हैं कौन है क्या है, नहीं ना। तो नजदीक की चीजों को जब आप देखते हैं एकदम परफेक्टली देखते हैं, उसको एक एक चीज उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब जो होते हैं वो रेटिना के पीत बिंदु पर ही बनते हैं। चाहे पीत बिंदु हो, चाहे रेटिना का कोई बिंदु हो, आपका जब भी काम करेगा शंकु और बेलन पे काम करेगा। अब इसके बाद रेटिना के बाद इतना बड़ा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यह हिस्सा होता है अंध बिंदु। अब इसका नाम अंध बिंदु क्यों है? क्योंकि यह वह बिंदु है प्रकाश का जहां पर आपका प्रकाश का कोई भी भाग नहीं पहुंचता। ये मानव नेत्र है, सभी जगह प्रकाश जाएंगे, लेकिन इस जगह पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर इस जगह पे प्रकाश चला जाता है तो आप जब कभी कभी एक बहुत बड़े लाइट में जाते हो तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है, आप ऐसे सर लेके चलते हो ना, तो ये वो जगह है जहां पर प्रकाश को नहीं जाना चाहिए। यदि प्रकाश जाएगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ठीक। अभी आपको अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, क्योंकि अब तो वो सिस्टम खत्म हो गया। पहले एक्सरे या फोटो कैसे खींचते थे? तो जब पहले फोटो खींचा था तो वो रील का होता था, उसको अंधेरे में साफ करता, अगर उसमें लाइट चली गई तो पूरा फोटो खराब हो जाता था। समझ में? ये आप थोड़ा अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तभी बता पाएंगे। आप कभी किसी पुराने मूवीज में देख सकते हैं, क्योंकि आप न्यू जनरेशन में आप लोग मोबाइल में फोटो खींचे, सामने दिखता है, उसका प्रिंट करा ले। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले रील वाले कैमरा आते थे, रील पे फोटो खींचा जाता था, रील की सफाई होती थी, तब जाकर हम फोटो उसका निकलवा पाते थे। ठीक। अब अंध बिंदु में पाया जाता है एक प्रकाश शिराएं, प्रकाश तंत्रिकाएं, या इसको प्रकाश शिराएं भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? दरअसल क्या है कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, इसको बताएगा कौन? तो इसको बताता है हमारा ब्रेन। अभी आप जो देख रहे हो इसको बताता कौन है? हमारा ब्रेन बताता है। तो ब्रेन के पास ये पहुंचता कैसे? दरअसल हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि वह सिर्फ विद्युत सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही, विद्युत संकेतों को ही समझ सकता है, और किसी को वो समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल नर्व प्रेजेंट है, इसका काम यह है कि रेटिना पर प्राप्त इमेज को, अब रेटिना पे जो इमेज मिला है वो प्रकाश के रूप में है। अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो प्रकाश के प्रेजेंस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो प्रकाश के सिग्नल के रूप में है। अब यही प्रकाश का सिग्नल जो है विद्युत सिग्नलों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विद्युत सिग्नल में बदल जाता है, और विद्युत सिग्नल में बदल जाने के कारण हमारा मस्तिष्क यह जज कर पाता है कि आप क्या देख रहे हैं। फिर से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि प्रकाश तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि प्रकाश तंत्रिकाओं का काम यह है कि वो प्रकाशिक संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन ये डिसाइड कर पाता है कि हम क्या देखते हैं। अभी आगे ही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको ये मार्ग कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप आपके आंखों में देखेंगे तो ये आपका उल्टा होगा। दरअसल आंखों में सीधा चीज नहीं बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कहता है कि नहीं, तुम जो आंख देख रहे हो तुम गलत देख रहे हो, तुम सीधे हो।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी हम समंजन क्षमता जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा एक बार। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई बीट नहीं समझा वीडियो को फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। तो मानव नेत्र कैसे काम करता है इसके बारे में आपने जान लिया ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। चलिए, इसको जानने से पहले लेंस के कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। दरअसल आपको पता है कि हमारे मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। चलिए, यहाँ से अगर मैं फिगर को, यहाँ से अगर मैं लाइट को भेजूँ तो ये लाइट क्या होगा बेटा, हल्का सा ये डाइवर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो जब प्रकाशिक केंद्र से लाइट जाएगा तो सीधे यहाँ पहुँचेगा। अब देखिए, जिस तरह से लेंस का जो लाइट है ऊपर जब जाएगा तो नीचे डाइवर्स करे, तो यहाँ से जब लाइट जाता है तो कहाँ डाइवर्स करता है, ऐसे डाइवर्स करता है। बोले हाँ या ना। यहाँ से जो लाइट इसको मिला ऐसे, इसने इसको ऐसे डाइवर्स किया और ये यहाँ पे पहुँच गया। समझ में आया? मतलब ये अगर ए पार्ट है और ये आपका बी पार्ट है, तो जहाँ पे तीनों के तीनों मिल रहे हैं वो कौन से पार्ट का निर्माण करेंगे बेटा, बी का निर्माण करेंगे। बात को समझिए। क्या होता है कि सबसे पहले लाइट हमारे कॉर्निया के थ्रू आंखों में प्रवेश कर रही है। किसके द्वारा प्रवेश कर रही है, कॉर्निया के थ्रू हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है। फिर कॉर्निया से हमारे पिपिल से होते, मतलब हमारे पुतलियों से होते हुए लेंस से परिवर्तित होकर जहाँ पे जिस फंक्शन यहाँ पे बन रही है। अब इसके हम आधार को लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे हुआ, ये इसको यहाँ भेजेगा, ये मान लीजिए इसको यहाँ भेजा। फिर उसी तरह प्रकाशिक केंद्र से भी भेज रहे हैं हम इसको यहाँ भेजेगा। फिर जैसे हमने इसको ऊपर से भेजा था इसको भेजेगा, ये भी यहाँ भेजेगा। बोलिए, डाइवर्स करेगा ना। तो यह पॉइंट बिंदु का निर्माण किसका करेगा, यह किसका निर्माण करेगा, देखिए ए का। और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बी वाला नीचे आ गया, ए वाला ऊपर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब का निर्माण कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि बाहर में जो वस्तु ऐसी है, आँखों में वो वस्तु उल्टी है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, सर्वप्रथम हमारे आँखों में प्रकाश कॉर्निया के से अंदर जाता है, कॉर्निया से पुतलियों से होते हुए हमारे लेंस को मिलता है। लेंस से वह प्रकाश क्या होता है, वो अपवर्तित होता है, मतलब उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश कहाँ पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। और जब प्रकाश रेटिना पर पड़ती है तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वह भी कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी शिराएं उपस्थिति, याद कीजिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी प्रकाश शिराएं उपस्थित थी। ये प्रकाश शिराएं क्या करती है, इन सिग्नल को क्या करती हैं, किस में कन्वर्ट करती हैं, ये प्रकाश शिराएं जो होती हैं प्रकाशिक संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर हमारे मस्तिष्क को देती हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, उस वस्तु को सीधा करके दिखाता है। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है मानव नेत्र में, वो कैसा हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग प्रकाशिक शिराओं के, प्रकाशिक नर्व के द्वारा, प्रकाशिक तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे ब्रेन को पहुंचता, ब्रेन ही हमें बताता है कि नहीं, जो आपने वो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। क्या होता है हमारे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। अब सिंपल सी बात को समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 किलोमीटर में कोई वस्तु रखी है तो आप उसको देखते हैं, ये हमारा ह्यूमन आई है, मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन आई है। अगर आप 2 किलोमीटर दूर रखी वस्तु को देखते हैं वो भी रेटिना में बनता है। अगर आप पास में रखी वस्तु को देखते हैं तो भी वो रेटिना बनता है। थोड़ा सा दूर कर दीजिए वो भी रेटिना पर। एनी हाउ आप किसी भी वस्तु को रखिए, आंखों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हमेशा रेटिना पर होता है। इसका मतलब हुआ कि लेंस अपनी फोकस दूरी को लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। नेत्र वाले भाग में भी मैंने ये बात को आपको बताया था कि सिलेरी मसल्स, मतलब पश्चमाभी पेशियों के द्वारा जो है हमारा मानव नेत्र जो है
अपने लेंस को बदलता रहता है। तो मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए, मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए, किसको देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए जो अपने लेंस के फोकस दूरी में जो परिवर्तन करता है, इस परिवर्तन को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो निकट बिंदु की अगर हम बात करें तो जो स्वस्थ मनुष्य का आंख होता है उसके लिए जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर दूर होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु जो स्वस्थ आंख है वो 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु को बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है। अब आप एक काम कीजिए, अपने घर पे बैठे किताब को लीजिए और धीरे 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 ऐसे करिए, धीरे धीरे इसको पास ले, जैसे जैसे ये आपके पास चलता जाएगा आप उस शब्द को पढ़ने में बिल्कुल भी एबल नहीं होगा, मतलब आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप अपने किताब को अपने पास धीरे 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 एकदम आंखों के पास लेते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम की दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो आप उसको बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। और इसके लिए जो दूर बिंदु है वह आपके लिए अनंत है, मतलब अनंत तक आप देख सकते हैं। देखने की अधिकतम बिंदु की कोई फिक्स नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब आप रात में सोते हैं, छत पे देखते हैं तो आपको काफ़ी दूर स्थित तारे भी दिखाई देते हैं। वह तारे ना जाने कितने दूर है, उस दूरी का कोई जनसंख्या, उस दूरी का कोई संख्या आपको पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं। मानव नेत्र की जो दूरी है, अधिकतम दूरी जो है वो अनंत दूरी पर है और निकटतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम भी आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके नेत्र में कहीं ना कहीं दोष है, और उस दोष को क्या कहते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में जो पहला आपके पास है उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। कैसे याद रखेंगे? निकट, यहां देखिए निकट, जो दिखे, जो दोष है वही दिखेगा, वही हमें क्या होगा, वही हमें दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? जो दोष है, जो दोष है, जैसे अगर आप निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पा रहे हैं और दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यदि आप पास की चीज़ों को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं और दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे समय में आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि निकट दृष्टि दोष अगर लिखा हुआ है तो नाम तो, अगर हमें निकट की चीज़ें दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे, तो हमको दूर दृष्टि दोष बोलना चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या? जो दिख रहा है वही दोष है, ये इसकी परिभाषा। लेकिन आखिर इसकी परिभाषा क्यों पड़ी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि देखिए साइंटिस्ट हो या जो डॉक्टर होते हैं, ये नाम अपने सुविधा के अनुसार और अपने टर्म्स में देते हैं। तो देखिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा। जैसे हमारा मान लीजिए कि नॉर्मल जो हमारा ह्यूमन आई होता है, नॉर्मल जो हमारा ह्यूमन आई होता है, इसमें अगर आपका कोई भी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई भी वस्तु अगर बनता है, जैसे ये लेंस पर आया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना बनना चाहिए। ये स्वस्थ आंख का रीजन है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा ना हो, यदि प्रतिबिंब का बनना रेटिना के पहले हो जाए। कहाँ हो जाए? रेटिना के पहले हो जाए। ध्यान समझिएगा, जो दृष्टियुक्त आंख है, जो दृष्टियुक्त आंख है, अगर उसके प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पूर्व ही हो जाए तो इस घटना को या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट मतलब रेटिना से पहले, दूर मतलब रेटिना के बाद। अब बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष की अगर हम परिभाषा की बात करें तो निकट दृष्टि दोष का परिभाषा हमने आपको क्या बताया था कि निकट की चीज़ें दिखाई देंगी परंतु दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे जो आपको मैंने जो प्रकाश को आते हुए दिखाया है, यहाँ पर मैंने जो आपको प्रकाश को आते हुए दिखाया है वो कैसे दिखाया है? समांतर दिखाया है। और समांतर आने वाली प्रकाश किसका सिंबल करती है, किसको दिखाती है? कि हम दूर से आ रहे हैं। ठीक है। अब यही अगर हम थोड़ा दूसरा नेत्र लें, देखिए अभी ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है और इसमें अगर हम वस्तु को यहीं पर रख दें तो ये क्या हुआ? पास हुआ कि दूर हुआ? पास हुआ। तो ये ऐसे जाएगा और इसका प्रतिबिंब परफेक्ट रेटिना बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ
ये दोनों ही निकट दृष्टि दोष के मानव नेत्र हैं, ये दोनों ही। यहाँ पर रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पर रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा यही है कि निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। निकट की चीजें हमें स्पष्ट रूप से, निकट का वस्तु है पूरी तरह से रेटिना बनेगा तो हमें दिखाई देगा, और दूर से जो वस्तु आ रही है वह रेटिना पर नहीं बनती है। अब चलिए इसका समाधान कैसे किया जाए। चलिए एक सिंपल सा बात समझते हैं। ये हमने दो लाइन बनाया और इसको ऐसे बन लिया। इसको अगर हमको दूर भेजना है तो क्या इस लाइन को अगर थोड़ा नीचे कर दे, इस लाइन को थोड़ा नीचे कर दे तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा? बोलिए, लाइन को थोड़ा और ऊपर कर दे तो ये थोड़ा और दूर चला जाएगा? समझ में आ रहा है कि कोई हमें ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश को फैलाता हो। अगर हम इसको दृष्टि को दूर करना है तो ये इस लाइट को उठाकर ऊपर शिफ्ट करना है, और लाइट को ऊपर हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा दर्पण है, सॉरी दर्पण में बोल रहा हूं, कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी सहायता से आप प्रकाश को फैला सकते हैं? तो वह लेंस है बेटा अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अब यही जब आप इसके मार्ग में अवतल लेंस लगा देंगे तो यही जो प्रकाश है जो ऐसे जा रही थी, अब प्रकाश हल्की सी फैल जाएगी। क्या होगी? ये प्रकाश क्या होगी? हल्की सी फैल जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा है तो यहाँ पहुँच रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये दूर पहुँच जाएगा। अब यही जो है प्रकाश जो रेटिना तक नहीं पहुँच पा रहा था, अब वो रेटिना तक पहुँच जाएगा। फिर से समझिए कि दूर की वस्तुओं को आप नहीं देख पा रहे थे और निकट दृष्टि दोष में प्रकाश जो है रेटिना के पहले बनता था, तो रेटिना तक पहुँचाने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी जो प्रकाश को फैला सकता हो, और प्रकाश को फैलाने का गुण अगर किसी लेंस के पास है तो उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से यदि आपको बचना है तो आपको जिस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। अब बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका कारण क्या हो सकता है। समझिएगा मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? दो बातें, सिंपल सी बात है। जैसे कोई लेंस है, इसकी फोकस दूरी यहाँ है तो बार बार उसको वहीं पहुँचाएगा, लेकिन अगर उसके लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए किसी कारणवश कम हो जाए, तो जो भी प्रकाश होगा उसको पहले बना देगा कि नहीं बना देगा? बोलिए, सोचिए कि जो प्रकाश जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक है वो सभी प्रकाशों को दूर शिफ्ट करेगा, और जिसकी फोकस दूरी कम है उस प्रकाश को कम शिफ्ट करेगा। तो इस दोष के में सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इसकी फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी? लेंस की। कौन सा लेंस की? नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए? लेंस की जो फोकस दूरी हो वो कम हो जाए। और इसी के उल्टा सपोज करिए लेंस को फोकस दे, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, यहाँ पे हमने लेंस लिया, प्रकाश आया, इसने रेटिना बना दिया। ठीक है, प्रकाश आया, इसने रेटिना बना दिया। हुआ क्या? कुछ डिफेक्ट के कारण अगर आपके बॉल का आकार बढ़ जाए, मतलब आपके लेंस का, मतलब आपके मानव नेत्र का आकार बढ़ जाए, तो जब ये बढ़ेगा तो रेटिना भी बढ़ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? रेटिना बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस को तो आदत थी यहाँ बनाने की, लेकिन आपका आँख जो बड़ा हो गया जिसके कारण रेटिना से पहले प्रकाश बन गया। कहाँ पर गया? रेटिना से पहले बन गया। तो दो कारण इसके हो सकते हैं, एक आपका लेंस का फोकस कम होना, दूसरा व्यास का बढ़ना, बढ़ना। तो इस दो तरीके से क्या होना है निकट दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का, कौन सा अवतल? उपयुक्त फोकस दूरी का, मतलब कैसा प्रभाव, लेंस सभी को एक जैसा लेंस नहीं लगता, तो उपयुक्त फोकस दूरी का लेंस लगाया जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा कारण यही हो सकता है कि जो भी आपने, इसका कारण सिंपल सा दो ही हो सकता है, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी या तो हमारे मानव नेत्र का जो व्यास होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं दूरदृष्टि दोष। इसको देख लीजिए। अब दूरदृष्टि दोष क्या है? अरे जो निकट दृष्टि दोष था ना उसका सब कुछ अपोजिट कर दो।
जो निकट दृष्टि दोष में आपने पढ़ा था सब कुछ उल्टा, अगर एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे उसमें क्या था, निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, दूर की नहीं दिखाई दे रही थी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अब इसमें क्या होगा कि दूर की चीज़ें तो दिखाई देंगी, किसकी चीज़ें, दूर की चीज़ें तो दिखाई देंगी, लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में जो दिख रहा है वही दोष है। उस वाले में क्या था कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना के पहले बन रहा था। क्या बन रहा था, रेटिना के पहले। अब सुनिए, दूर दृष्टि दोष की अगर हम परिभाषा की बात करें तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसका मतलब कि अगर हम पास में वस्तु को रखें और इसके प्रतिबिंब का निर्माण करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसके प्रतिबिंब का निर्माण करें तो यह प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, रेटिना से दूर जाएगा। कहाँ जाएगा, रेटिना से दूर जाएगा। और यही अगर आँख दूर दृष्टि दोष से अगर हम पीड़ित हैं और दूर से प्रकाश आ रही है, ध्यान समझिएगा, कहाँ से प्रकाश आ रही है, दूर से प्रकाश आ रही है, क्योंकि दूर की वस्तुओं को तो हम देख ले रहे हैं ना। परिभाषा क्या है कि दूर की वस्तु को आप देख पा रहे हैं, पास की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। दूर की वस्तु को आप देख पा रहे हैं तो दूर की वस्तु को जिसको आप देख पा रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे आप, रेटिना पे ही बनाएंगे ना। जिसको आप देख पा रहे हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, रेटिना पे बनाएंगे। और जिसको आप नहीं देख पा रहे वो रेटिना के चाहे पहले चाहे रेटिना के बाद। बात किसकी हो रही है, दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो जब आप निकट की वस्तु को नहीं देख सकते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। अब वही सेम इसका उल्टा प्रोसेस, ये इतना बड़ा है, इसका दूरी यहाँ है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे कर दिया तो ये दूरी कम हो जाएगा। तो इस दोष को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर एक लेंस लगा देंगे और वही लेंस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा कम कर देगा और कम करने से क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। समझ में आया। तो निकट दृष्टि दोष अगर आपको याद हो गया तो दूर दृष्टि दोष आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब आपके बुक में एक और होगा, मोतियाबिंद होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आइए, निकट दृष्टि दोष में आपको क्या कारण था कि उसमें फोकस कम हो रहा था, यहाँ पे फोकस क्या होगा, बढ़ेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, व्यास बढ़ रहा था, यहाँ पे व्यास क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। निकट जो याद है बस उसका उल्टा कर दो, सब कुछ आपका दृष्टि दोष हो गया। अब आता है जरा दृष्टि दोष, इसके बाद आपका आता है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष की बात करें तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है भाई, जरा जरा देखिए, जरा जरा मतलब ऐसे लोगों को न दूर का ही स्पष्ट रूप से दिख पाता है न पास, मतलब कुल मिलाकर वो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से कुछ भी देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को दोनों लेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को कैसी पड़ती है, तो आपने अपने दादा दादी के चश्मे को देखा होगा ध्यान से, तो ये इधर ये यहाँ, तो ये आपका नॉर्मल विजन जिससे वो दिखते हैं, दूर की चीज़ों को देखते हैं, और ये इनके लिए रीडिंग ग्लासेस होता है। और रीडिंग ग्लासेस मतलब किसके लिए यूज़ होगा भाई, रीडिंग ग्लासेस किसके लिए यूज़ होगा, तो ये नीचे वाला अवतल ऊपर वाला उत्तल आपका होता है। समझ में आया, सॉरी, नीचे वाला उत्तल और ऊपर वाला आपका अवतल होता है। तो ये आपके दृष्टि दोष हैं। इसके बाद मोतियाबिंद है। तो मोतियाबिंद क्या होता है कि जैसे ही आपका लेंस है, ठीक है, जैसे आपका नेत्र है, नेत्र लेंस जो आप देख रहे हैं, नेत्र लेंस के ऊपर एक परत आ जाती है। नेत्र लेंस जो होता है धीरे धीरे दूध के कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, धीरे धीरे दूध के कलर का हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और उसको सही करने के लिए हमें ऑपरेशन के थ्रू उस लेंस को हटाकर दूसरे लेंस का निर्माण करना होता है। इस तरह से मानव नेत्र के सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग मानव नेत्र संबंधित कुछ सवाल को करेंगे, जिससे आपको यह चैप्टर मतलब यह मानव नेत्र भाग खत्म हो जाएगा। इसके बाद रंग बिरंगा संसार वाला जो भाग है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।